हेलो एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? यस सर। स्टार्ट करें अभी। ये इनकम फ्रॉम सैलरी का थर्ड पार्ट है आज का। हमने जो सैलरी का जो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया था उसमें उसका बेसिक्स हमने देखे थे। सेकंड पार्ट में हमने अलाउंसेस कवर किए थे। अभी हम एक तो एलटीए एग्जाम्शन का अलाउंस रह गया था उसमें, और एक डीए का फॉर्मूला पूछा था लास्ट क्लास में, तो वो इस बार है। उसके बाद अलाउंस कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम परक्यूजिट से स्टार्ट कर देंगे इसी क्लास में से ही। चलिए फिर हम अभी स्टार्ट करते हैं डीए का फॉर्मूला। जैसे डियरनेस अलाउंस, जिसको हम महंगाई भत्ता भी बोलते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को और पब्लिक सेक्टर यूनिट एम्प्लॉयज़ को इनका कुछ कैलकुलेशन डिफरेंस रहती है। तो चलिए अभी हम देखते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डियरनेस अलाउंस की जो परसेंटेज है, वैसे हमको कैलकुलेशन करने के बारे में ज़्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही कैलकुलेशन की हुई आ जाती है। आप देखो, ये देख सकते हैं इसमें। आप ये जो सर्कुलर है इसका, डियरनेस अलाउंस का, इसमें जो मिनिस्ट्री से सर्कुलर आता है, इसमें आप देख सकते हैं रिवाइज रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस। ये जो रेट है रिवाइज हो चुकी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। और ये कौन सी डेट से अप्लीकेबल है वो इस डेट में आता है। और इसमें जो भी परसेंटेज है, जैसे हम देख सकते हैं कि एग्जिस्टिंग रेट 17% है, उससे 28% हो गया है, कौन सी डेट से अप्लीकेबल है, ये सारी इसमें इन्फॉर्मेशन रहती है। फिर भी हम अगर हम चाहें कि इसकी कैलकुलेशन भी अगर हम देखें, तो इसके लिए हमको पहले जानना होगा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। एक ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। तो जैसे जैसे कंज्यूमर का जो इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, जैसे फूड इन्फ्लेशन हो गया और अदर इन्फ्लेशन हो गया, तो उसके हिसाब से जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे ही इंडेक्स बढ़ेगा। जैसे शेयर मार्केट होता है ना, शेयर मार्केट में जो भी शेयर्स होते हैं उसके भाव बढ़ते हैं, इंडेक्स बढ़ता है। वैसे ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम मंथली चेक कर सकते हैं। जैसे जुलाई 22 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है 129.9, अगस्त 22 का है 130.2। नॉर्मली इंक्रीजिंग रहता है, डिक्रीज भी हो सकता है, बट मोस्टली इंक्रीज रहता है, क्योंकि महंगाई नॉर्मली कम नहीं होती, ज़्यादा ही होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम इस वेबसाइट से देख सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वाली वेबसाइट से आ जाएगी आपको। चलिए अब फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे हम देख सकते हैं कि फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए क्या फॉर्मूला है। इसमें हमको क्या चाहिए, पहले हमको चाहिए कि एवरेज ऑफ AICPI, मतलब ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसको हमको एवरेज निकालना है। एवरेज कितना? लास्ट 12 मंथ का। जैसे ये मंथ का है 129, ये सेकंड मंथ का है 130। तो हमको लास्ट 12 मंथ का एवरेज निकाल लेना है, कि पहले 12 महीने का ले लेना है कितना है सेपरेट सेपरेट, फिर उसका एवरेज निकाल लेना है 12 महीने का। तो एवरेज ऑफ AICPI, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसका बेस ईयर 2016 हो। इसका देखिए बेस ईयर 2016 है इसका। ये देखिए यहाँ पर, ये जो बेस ईयर 2016 है, इसका जो बेस इंडेक्स है वो 100 है। तो इसका मतलब कि ये मान लिया गया है कि 2016 में, ठीक है, 2016 में मतलब जनवरी 2016 में ये जीरो था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या इन्फ्लेशन, या बोल सकते हैं डीए। डीए जीरो था। जैसे जैसे इसके बाद डेट बढ़ती गई वैसे वैसे डीए मान लो 1% हो गया, फिर 3% हो गया, फिर 5% हो गया, फिर 100% हो गया। तो इसको 100 को मान लिया हमने कि 100 मतलब जीरो। और 100 के बाद जैसे ये देखिए, आप देख सकते हैं 129 हो गया, उसके बाद 130 हो गया। इसका मतलब ये बढ़ता जाता है, 100 से ज़्यादा होता जाता है। तो बेस ईयर हमारा 2016 है।
तो हमको एवरेज ले लेना है जिसका बेस ईयर 100 हो। एवरेज कितना लेना है फॉर लास्ट 12 मंथ। लास्ट 12 मंथ का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का एवरेज ले लिया हमने। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने बेस क्या माना था, बेस हमने 2016 माना था, तो हमको 2015 का एवरेज निकाल लेना है, इससे पिछले साल का। तो एवरेज ऑफ 2015 मतलब पिछले 2015 का जो भी 12 महीने का एवरेज है वो निकाल लेना है। ठीक है। तो एवरेज इसका निकाल लिया। इसमें से आपको क्या कम करना है, देखिए इसमें क्या कम करना है। एवरेज हमने निकाल लिया, एवरेज हमने मान लिया कि 110 है, 110 है। तो पहले हमने क्या निकाला, एवरेज निकाला 2016 का, उसमें से हमने क्या कम कर दिया, 2015 का एवरेज कम कर दिया, और फिर हमने डिवाइड किया इसी वैल्यू से ही, एवरेज और 2015, 2015 के एवरेज से ही इसको डिवाइड कर दिया वापस, फिर इंटू 100 कर दिया। तो हमारे पास एक डीए का रेट आ जाएगा। इसको अभी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। अब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे हम 12 मंथ का एवरेज निकाल रहे हैं वैसे हम 3 मंथ का एवरेज निकालेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी फॉर्मूला सेम है। उसमें जो 12 मंथ का एवरेज निकला है इसमें बस 3 मंथ का एवरेज निकाल लेना है। ठीक है। तो चलिए अभी प्रैक्टिकल देखते हैं। ये देखिए बेस ईयर 2016, बेस ईयर 2016 में इंडेक्स है 0 मतलब 100, मतलब इन्फ्लेशन इसका 0 है। ठीक है। तो इसको हमको कुछ नहीं करना, बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए है। अब हमको क्या करना है, एवरेज ऑफ ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो पिछले 12 मंथ का एवरेज निकला, हमने मान लिया 130 निकला हमारा एवरेज, और एवरेज ऑफ 2015 का एवरेज हमारा 110 निकला। अब तो फिर फॉर्मूला क्या निकला हमारा, ये देखिए क्या फॉर्मूला निकला। हमने पहले B5 लिया, तो B5 क्या है, एवरेज ऑफ 12 मंथ। तो एवरेज ऑफ 12 मंथ कितना आया, 130, तो यहाँ पर 130 आ जाएगा। उसके बाद माइनस कर दिया, फिर माइनस करके जो एवरेज ऑफ 2015 है उसका एवरेज ले लिया, और फिर डिवाइड कर दिया 110 फिर से, और इंटू 100। तो इससे क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला 30 आ गया। तो 30 का क्या मतलब हो गया कि हमारे डीए का रेट अब 30 है, 30% है। तो जितना भी बेसिक होगा उसका 30% हम डीए का रेट हमारे पास आ गया, और हम डीए हम पे कर देंगे उसको। तो ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसे निकला है वैसे ही पब्लिक सेक्टर यूनिट का निकल जाएगा, उसमें बस 3 मंथ का एवरेज ले लिया जाएगा। इसमें कोई डाउट है? नो सर। तो इसमें आपको इतने कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो आपने पूछ लिया था तो मैंने बता दिया था। अब हमारा नेक्स्ट है एल टी एग्जाम्पन। ठीक है। तो लीव, एल टी का मतलब है लीव ट्रेवल अलाउंस, लीव ट्रेवल अलाउंस। तो लीव ट्रेवल अलाउंस का क्या मतलब है कि आप ट्रेवल कीजिए छुट्टी लेके, छुट्टी लेके ट्रेवल कीजिए। लीव मतलब छुट्टी, ट्रेवल मतलब आप जाइए टूर पे जाइए, छुट्टी लेके टूर पे जाइए, उसका अलाउंस आपका है। ठीक है। मतलब हम आपको पैसे देते हैं, मान लो बेसिक का 10% या 20% आपको हमने पैसे दे दिए, जाइए छुट्टी लीजिए और घूम के आइए, इसका मतलब ये हुआ। बट आप जो भी अगर घूम के आएंगे उसका हम एग्जाम्पशन भी दे देंगे आपको। तो एग्जाम्पशन करने के लिए क्या रूल है, देखिए ये सेक्शन 10(5) में आता है इसका एग्जाम्पशन। इसमें क्या कर सकते हैं कि जो आपने छुट्टी ली है वो इंडिया में अप्लीकेबल होगी, अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो ये एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। तो लीव टू एनी प्लेस इन इंडिया, इंडिया में कोई भी प्लेस में आप अगर जा रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका बेसिक जितना भी है उसका अगर कुछ परसेंटेज आपको लीव ट्रेवल अलाउंस मिलता है, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ मिल गया लीव ट्रेवल अलाउंस। ठीक है। तो 1 लाख रुपीज़ में से जो भी आपको एक्चुअल खर्चा हुआ टूर का, ठीक है, तो वो आपका उसमें से कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 40,000 अगर आपका एक्चुअल टिकट का लगा है, टिकट फेयर, टिकट फेयर में आप एयर ट्रेवल भी कर सकते हो, ठीक है, और बाई रोड भी जा सकते हो, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, बट बाई ट्रेन भी जा सकते हो। तो इसमें आपका जितना भी खर्चा हुआ है टिकट का, तो मान लीजिए अगर 40,000 हुआ है तो 1 लाख में से 40,000 कम हो जाएगा, तो 60,000 पे ही आपका टैक्स लगेगा, बाकी टैक्स से मतलब कि एग्जाम्पशन मिल जाएगी उसमें। तो इसके लिए देखिए आपको लीव टू एनी प्लेस इन इंडिया, उसके बाद आप 4 साल में 2 जर्नी कर सकते हैं, मतलब कि ये एक कैलेंडर ईयर होता है,
मतलब ब्लॉक ईयर होता है, ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स होता है। तो अभी जो लेटेस्ट निकला है वो 2018 से 2021 का निकला है। ठीक है, तो 2018, 19, 20, 21। अब क्या चल रहा है? 22, 23, 24, 25। अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 22, 23, 24, 25। ये चल रहा है अभी ब्लॉक ईयर। तो इस ब्लॉक ईयर में मतलब कि 2022 में, 2023 में, 2024 में और 2025 में आप कभी भी घूमने जा सकते हैं 2 बार। ठीक है, जैसे ही आप 2 बार गए, आप उस ब्लॉक में 2 बार एग्जामेशन क्लेम कर सकते हैं। और जो 2 टाइम जो एग्जामेशन क्लेम की है, वो एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसी का मिलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। ट्रेवल कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल एंड डज नॉट इंक्लूड एनी अदर एक्सपेंडिचर। तो कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ही इसमें एग्जामेशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप मान लो आपका फूड का खर्चा हुआ है, आप होटल में बुक किया, होटल का खर्चा हो गया, तो वो उसमें एग्जामेशन नहीं मिलेगी। बस जो आपका ट्रेवल का खर्चा हुआ, क्योंकि लीव ट्रेवल अलाउंस का मतलब ये हुआ ना ट्रेवल, कि आपने ट्रेवल कैसे किया है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पास एयर टिकट होगी, बोर्डिंग पास हो गया, जो भी आपके पास इनवॉइस हो गया, या ट्रेवल एजेंट के पास आप इनवॉइस ले सकते हो, या आप मान लो अगर अ, इसका ट्रेन से अगर अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो टिकट हो सकता है, या फिर एरोप्लेन से कर रहे हो तो बोर्डिंग पास हो सकता है। तो वो जितना भी आपके पास प्रूफ है वो आपको अपने एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा, अपनी कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनी आपका जब टीडीएस काटेगी तो उसमें एग्जाम्शन दे देगी आप। इसके बाद जो भी एग्जामेशन आपको मिलेगी वो 2 बच्चों तक ही मिलेगी। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो 2 बच्चों तक ही एग्जामेशन मिलेगी वो। ये तब मिलेगी तब अगर वो बच्चे 1 अक्टूबर 1998 से 8 के बाद बोर्न है। ठीक है, अगर उससे पहले बोर्न है तो आपको कितने ही बच्चों का मिल जाएगा। बट October 1, 1998 से आपको 2 बच्चों तक ही एग्जामेशन मिलेगी। और अगर आप सोचोगे नहीं मैं इसको 4 साल के अंदर क्लेम नहीं करना चाह रहा, मैं इसको अगले साल क्लेम कर लूँगा 4 साल के बाद, तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। मतलब कि वो लैप्स हो जाएगा वो। मतलब कि 4 साल के अंदर आपको यूज करना ही है, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर वो लैप्स हो जाएगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा बेनिफिट। और फैमिली की डेफिनेशन में क्या मान सकते हैं? तो फैमिली की डेफिनेशन में हम मान सकते हैं कि एक तो आपके पास 2 बच्चे, स्पाउस हो गया, स्पाउस। इसमें देखिए क्या इंक्लूड है। एक तो स्पाउस इंक्लूड है, स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ। उसके बाद बच्चे हो गए, बच्चों के बाद पेरेंट्स हो गए, और पेरेंट्स के बाद ब्रदर एंड सिस्टर। ये तभी है तब आप पे डिपेंडेंट हो सारा। ठीक है, मतलब पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर है, अगर आप पे डिपेंडेंट है तो इसमें इंक्लूड है। तो इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। इसमें कोई डाउट है सबको? नो सर। आगे बढ़े। अब हमारा नेक्स्ट आता है, अब हमारे अलाउंसेज है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है परक्यूजिट्स, जिसको पर्क्स भी बोलते हैं। इसको मतलब शॉर्टकट में पर्क्स भी बोलते हैं। इसको शॉर्टकट में पर्क्स भी बोलते हैं, जो सेक्शन 17 से स्टार्ट होते हैं। ये जो अलाउंस जितने भी थे वो सेक्शन 10 से हैं। मतलब जो भी एग्जामेशन है अलाउंस की सेक्शन 10 में है। और जितने भी परक्यूजिट्स है उसकी अगर एग्जामेशन है वो सेक्शन 17 में है। अब इसकी एक लिस्ट खोलता हूँ मैं परक्यूजिट्स की। अब ये देखिए, फर्स्ट आता है रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन को क्या बोलते हैं, कि अगर मान लो कंपनी ने आपको घर दे दिया फ्री में कि आप रहिए। ठीक है, उसमें कंपनी के पास ये ऑप्शन भी हो सकता है, एचआरए भी दे सकती है। ठीक है, अगर वो कंपनी एचआरए देगी तो हाउस रेंट अलाउंस में आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, वो हम पढ़ चुके हैं पहले। बट वो कंपनी बोले नहीं मैं एचआरए नहीं दूंगी, मैं आपको घर ही दे दूंगी। ठीक है, तो वो पहले घर ही दे दिया। जैसे आप बीएचएल में आप चेक कर सकते हैं कि जितने भी क्वार्टर्स हैं सभी को अलॉट है, तो वो फ्री, रेंट फ्री अकोमोडेशन हो रहा है। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन में हम कैसे टैक्सेबल करेंगे, पहले हमको इस चार्ट से देख सकते हैं।
ये देखिए, पहले हमको इसको डिवाइड कर देते हैं। हम डिवाइड करेंगे, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। मैंने बताया था ना आपको कि हम सैलरी के पार्ट में जितना भी पढ़ेंगे वो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऐसे हमको सबको अलग अलग रूल्स होगा। तो सबसे पहले हमको डिवाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ठीक है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की एक लाइसेंस फीस होती है, जो एक गवर्नमेंट की लिस्ट होती है। ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो उसकी एक लाइसेंस फीस है, वो डिटरमाइन करती है गवर्नमेंट। तो जो भी उस लिस्ट में अमाउंट होगा, ठीक है, वही उसका टैक्सेबल कर दिया जाएगा। जो भी उस लिस्ट में अमाउंट होगा, वही लाइसेंस फीस का अमाउंट है, वो टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे अप्लीकेबल है, बस ये रूल अप्लीकेबल है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे। आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, देखो। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज पर गवर्नमेंट रूल्स, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से वो टैक्सेबल होगा। अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रहा है तो कैसे टैक्सेबल होगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो एक लाइसेंस फीस होती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के रूल में लिखी होती है, तो वो लाइसेंस फीस है वो टैक्सेबल हो जाएगी एम्प्लॉयज़ की। उस लाइसेंस फीस में से टैक्सेबल अमाउंट में से क्या कम हो जाएगा? अगर मान लो एक मंथ की लाइसेंस फीस 5,000 है, ठीक है, तो 5,000 उसके टैक्सेबल इनकम में पर मंथ ऐड हो जाएगा। और उसमें से क्या कम हो जाएगा? अगर कंपनी उससे कुछ चार्ज कर रही है, रेंट रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज़, कई बार मिनिमम चार्ज करती है कंपनी। जैसे बीएचएल में भी आप देख सकते हैं, अगर आपके कोई फ्रेंड हो तो मिनिमम चार्ज करते हैं वो 300, 500, 400, डिपेंड करता है कि वो क्वार्टर कैसा है, ठीक है, कितना बड़ा क्वार्टर है। तो उसके ऊपर अगर कंपनी कोई चार्ज करती है तो वो लाइसेंस फीस में से कम हो जाएगा, और बाकी बचा हुआ अमाउंट है, अगर मान लो 5,000 लाइसेंस फीस है और अगर 300 अगर कंपनी चार्ज कर रही है, तो 4,700 है वो आपका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा पर मंथ। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब रही कहानी इसकी कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, कि अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो उसमें क्या अप्लीकेबल होगा। अब देखिए, इसमें टू कंडीशन है। अगर अकोमोडेशन कंपनी का है, अगर अकोमोडेशन ओन्ड बाई एम्प्लॉयर, सर मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? आपने बस टू टॉपिक मिस कर दिए हैं। ओ डियर। कोई बात नहीं। आप वो एक्चुअल में जब वीडियो होगी ना तो उसमें आप चेक कर सकते हैं रिकॉर्डिंग में। ओके। तो इसमें देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का तो सिंपल था कि जो भी लाइसेंस फीस होगी वो उसका टैक्सेबल हो जाएगा। बट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में क्या होगा, आपको टू पार्ट में इसको बांटना पड़ेगा। अकोमोडेशन ओन्ड बाई एम्प्लॉय, अगर कंपनी के मकान है, ठीक है, और अकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज और रेंट बाय द एम्प्लॉयर, कि कंपनी ने अगर किराए पे ले रखा है, जैसे कंपनी इकट्ठा मान लो 10 है फ्लैट रेंट पे ले लिया कंपनी ने, ठीक है, और उसको इकट्ठा वो रेंट पे कर रही है कंपनी, और अपने एम्प्लॉयज़ को उसने दे रखे हैं सारे, तो इसका मतलब वो कंपनी के नहीं है, वो उसने रेंट पे ले रखे हैं। तो रेंट पे ले रखे हैं तब क्या रूल अप्लीकेबल होगा, और अगर कंपनी के हैं तब क्या रूल अप्लीकेबल होगा। तो जो अगर कंपनी ने रेंट पे ले रखे हैं तो देखिए सीधा सीधा क्या है, एक्चुअल लीज रेंटल, जो भी एक्चुअल लीज पे कर रही है कंपनी, कंपनी जो भी रेंट पे कर रही है एक्चुअल, एक तो वो अमाउंट निकाल लिया जाएगा, और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, मतलब 15% ऑफ सैलरी, सैलरी का 15%, मतलब जो भी इम्प्लॉई है उसकी पहले सैलरी की कैलकुलेशन कर ली जाएगी, पूरी सैलरी कितनी है, उसके बाद उसका 15% निकाल लिया जाएगा। ठीक है, मान लो वो आ गया है 15,000, और एक्चुअल रेंट पे कितना कर रहे हैं, कंपनी एक्चुअल रेंट पे कर रही है 12,000, जो वो रह रहा है। तो उन दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगा, मतलब 12,000 है, वो उसका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो सिंपल है कि अगर कंपनी अगर रेंट पे ले रखी है वो तब उसको फ्री में दे रही है, तो जो भी वो रेंट पे ले रखा है और उसका सैलरी का 15%, तो दोनों को कंपेयर करके जो भी मिनिमम होगा वो उसका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा, उस पर वो टैक्स पे करेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमने देखो टू पार्ट देख लिए हैं, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में तो एक ही था कि लाइसेंस फीस हो जाएगी, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में अगर उसका नहीं है तो 15% सैलरी, या फिर जो एक्चुअल पे कर रहा है वो, उन दोनों से जो भी कम अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये भी सिंपल था। देखो ऊपर चेक करते हैं ऐसे ही।
अब हमने बात किया था ना अदर एम्प्लॉयज़। अदर एम्प्लॉयज़ में क्या होगा, ओन्ड बाई एम्प्लॉयर। ओन्ड बाई मतलब कि एम्प्लॉयर का है, मतलब कंपनी का है। और नॉट ओन्ड बाई एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर का नहीं है। तो इसमें क्या होगा, एक्चुअल रेंट और 15% ऑफ सैलरी विच एवरेज लोअर, वही सेम रूल है। इसके बाद सारी कहानी आएगी इसमें, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में अगर खुद का मकान है। अब बीएचएल के केस में आप चेक कर सकते हैं, खुद का मकान है कंपनी का, ठीक है। तो खुद के मकान में क्या रूल है देखिए, तो अकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो उसमें क्या होगा, इन सिटीज़ हैविंग पॉपुलेशन नॉट मोर देन 10 लाख। मतलब कि अगर वो ऐसी जगह रह रहा है, ऐसी जगह मकान दे रखा है उसने जिसकी पॉपुलेशन है, उस सिटी की पॉपुलेशन है 10 लाख से ज़्यादा नहीं है। मतलब कि जो लेटेस्ट सेंसस ऑफ गवर्नमेंट है, जो भी पॉपुलेशन की मतलब कि जो जनगणना हुई है, लेटेस्ट जनगणना हुई है, उसके हिसाब से अगर उस सिटी में रह रहा है जिसमें 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तब तो सीधा सीधा 7.5% ऑफ सैलरी का टैक्सेबल हो जाएगा उसका, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें हरिद्वार कवर होगा, आई थिंक, ठीक है। तो हरिद्वार वाले केस में ये है कि जो भी बीएचएल एम्प्लॉयज़ को जितना भी दे रखा है रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो उसमें क्या करते हैं, वो उसकी सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं और उसमें 7.5% निकाल लेते हैं, ठीक है। और वो फिर टैक्सेबल अमाउंट हो जाता है उसकी, जब वो टैक्स कैलकुलेशन होती है तो उसमें वो टैक्सेबल अमाउंट में ऐड हो जाता है इतना अमाउंट। अब दूसरा केस आता है कि वो ऐसे शहर में रह रहा है जिसमें 10 से 25 के बीच में हो पॉपुलेशन, तो उसमें 10% सैलरी का निकल जाता है। पहले 7.5 निकला था, अब 10% निकल गया, ठीक है। अगर वो ऐसी सिटी में रह रहा है जिसमें 25 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें 15% निकल जाएगा। बस बस ये परसेंटेज चेंज हो जाएगा। सर आई थिंक हरिद्वार सेकंड कैटेगरी में आता है 10% ऑफ सैलरी वाला। 10 लाख से ज़्यादा होगा इसका, हाँ हरिद्वार का। 8 लाख चलो पॉपुलेशन। ठीक है, ठीक है, मैंने तो एक आइडिया लगाया था। अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो 10% हो जाएगा, अगर 10 लाख से कम है तो 7.5% हो जाएगा, और अगर 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% हो जाएगा, ऑलराइट। ठीक है। अब देखिए, अब देखो हमने देखा था ना अदर एम्प्लॉयज़ में, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है और खुद का मकान है ओन्ड बाई एम्प्लॉयर। तो अभी 2001 का अभी सेंसस हुआ था, पॉपुलेशन कैलकुलेट हुई थी, तो उसमें अगर नीचे से देखते हैं पॉपुलेशन अप टू 10 लाख, 10 लाख तक है तो 7.5%, ठीक है। 10 से 25 है तो 10%, और 25 लाख से ज़्यादा है तो 15%, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। सर इससे पहले के कौन कौन से दो टॉपिक थे? इससे पहले ये टॉपिक थे, सेक्शन ये वाले, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी का जो अभी चल ही रहा है, इसका थर्ड पार्ट है। तो इसमें जैसे लास्ट क्लास में पूछा गया था कि डीए का फॉर्मूला कैसे है, मतलब कैसे डीए की कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो डीए की कैलकुलेशन मैंने इसमें बताई थी। वो जो सेकंड था वो एलटीए एग्जाम्पशन कैसे मिलती है, लीव ट्रेवल अलाउंस होता है तो उसमें क्या रूल्स है। तो इसमें मतलब आप इसमें रीड भी कर लोगे, आपको नोट्स भेज दूंगा, रीड कर ओके लोगे ओके तो हो ओके। जाएगा। कोई ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल है। सोच लो कल कैलकुलेशन मिस की हो। अब देखिए, ये हमारा हो गया। अब इसमें देखिए क्या है, ये जितने भी रूल हैं, ये जितने भी रूल है, ये अनफर्निश्ड अकोमोडेशन पे है। मतलब उसको जो मकान दिया है वो अनफर्निश्ड दिया है, अनफर्निश्ड नहीं, उसका अनफर्निश्ड फर्नीचर। मतलब कि उसमें कोई भी फर्नीचर नहीं दिया है, कोई भी पर्दे नहीं दिए हैं, कोई भी फैन वगैरह नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो ये अनफर्निश्ड अकोमोडेशन पे अप्लीकेबल होगा, ये जितना भी रूल है। उसके बाद ये जो परसेंटेज है, तो 15%, 10%, 7.5%, ठीक है। तो उसमें जो भी सैलरी होगी और उसमें से जो भी रेंट अगर उससे रिकवर हुआ है, उसमें जैसे मैंने बताया ना कि मिनिमम चार्ज कुछ वो रिकवर करते हैं, 300, 400, 500, कुछ मेंटेनेंस के चार्ज वो करते हैं मेंटेनेंस के नाम पे। तो जो भी रिकवर होगा वो उसमें से कम हो जाएगा, उस सैलरी में से कम हो जाएगा, ठीक है। अब बात हुई फर्निश हाउस की, अगर उसको फर्निश हाउस दिया तो क्या होगा, ठीक है। अनफर्निश का तो हमने कैलकुलेट कर लिया। फर्निश हाउस में क्या होगा,
फर्निश हाउस में जैसे फर्नीचर हो गया, टीवी, वॉशिंग मशीन, तो एग्जांपल दे रखा है। तो इसमें क्या होगा, जो भी कॉस्ट है उस फर्नीचर की, कॉस्ट हो गई या हायर चार्ज हो गया, ये भी हो सकता है ना कि कंपनी ने पहले परचेज किया हो और उसमें सभी में मकान में रख दिया हो, या ये भी हो सकता है कि रेंट पे ले रखा हो। जैसे कई बार होता है ना कि एसी है, रेंट पे ले लिया, परचेज नहीं किया, रेंट पे ले लिया, पर मंथ है वो 2000 रेंट दे रही है या 1000 रेंट दे रही है। तो इसमें क्या होगा, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, पहले उसकी कॉस्ट या फर्नीचर है एक्चुअल हायर चार्जेस, अगर वो हायर चार्जेस है या कॉस्ट है, पहले वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा। मान लो टीवी दे रखा है उसका, और उसका 10% निकाल लिया जाएगा, उसका 10% निकाल लिया जाएगा। सर जो फर्नीचर की कॉस्ट है उसका। हाँ, फर्नीचर की कॉस्ट, या फिर अगर वो किराए पे ले रखा है तो उसका। ओके। हाँ, या तो फर्नीचर की कॉस्ट होगी, या अगर पूरे साल की किराया है, पूरे साल की बात हो रही है, हाँ हाँ पर एनम, ठीक है। तो पूरे साल में फर्नीचर की कॉस्ट क्या है, या पूरे साल में एक्चुअल हायर चार्जेस क्या है, और उसका 10% निकाल लिया। और उस 10% को जो हमने ये कैलकुलेशन की थी, ये सारी कैलकुलेशन की थी, उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की कैलकुलेशन करेंगे जो हमने ये बताया है, और उसके बाद फर्निश की कैलकुलेशन करेंगे। तो आप पहले अनफर्निश की कैलकुलेशन करने के बाद, उसके बाद फर्निश की कैलकुलेशन करेंगे, उसमें बस 10% ऐड कर देंगे उसको, जो मतलब भी। जो उसका 10% जो आया था उसमें प्लस ये है ना। हाँ, जैसे मान लो अगर 15% आया है तो 15%, ओके। फिर ठीक है, प्लस ये। मतलब सैलरी का 15%, और ओके। प्लस फर्नीचर की कॉस्ट या हायर चार्जेस का 10%। ऑलराइट। ठीक है, और अगर 10% अप्लीकेबल है तो ये 10%, हाँ वो एरिया के हिसाब मतलब से चेंज हाँ, होगा। मतलब सैलरी का 10%, और साथ में ये 10% ये जो उसका फर्नीचर की कॉस्ट का है। ऐसे ही ये है 7.5% सैलरी का, और साथ में अगर फर्निश भी दे दिया है, उसको अगर फर्निश भी दे दिया तो 10% ऑफ फर्नीचर। ठीक है, और अगर ये अप्लीकेबल है तो ये 15%, और अगर ये अप्लीकेबल है तो लाइसेंस फीस। ठीक है, ऑलराइट। लाइसेंस फीस हो जाएगी इसमें। अब सैलरी में क्या इंक्लूड है, भी देखो आप देख सकते हैं कि हर जगह सैलरी की अलग अलग डेफिनेशन आती है, सैलरी में या फैमिली की अलग अलग डेफिनेशन आती है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब सैलरी में क्या है, बेसिक डीए आपको ऐड करना पड़ेगा, फिर डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई बोनस दिया है वो ऐड करना पड़ेगा, कोई कमीशन दिया है, या कोई टैक्सेबल पोर्शन अलाउंस, मतलब अलाउंस हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि सब कुछ ऐड करना पड़ेगा, छोड़ के परक्यूजिट्स, अगर कोई परक्यूजिट्स है वो ऐड नहीं करो। अच्छा पहले यही था बेसिक सैलरी प्लस डी है हाँ, अभी। तो मोटा मोटा सब कुछ ऐड करना पड़ेगा, संभाल लो, परक्यूजिट्स ऐड नहीं होगा, जो मॉनिटरी बेनिफिट दिया उसको। ठीक है, जो मतलब कि कैश में दिया है उसको, वो सारा ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए हमारा ये हो गया, मतलब कि पहले हमने क्या देखा, अनफर्निश का निकाला, उसके बाद फर्निश का निकाला। अनफर्निश में क्या है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है तो लाइसेंस फीस हो गई। अदर एम्प्लॉइज़ में पहले हमको देखा कि उसका घर है, मतलब कंपनी का घर है, या उसने किराए पे ले रखा है। ठीक है, अगर उसने किराए पे ले रखा है तो सीधा सीधा सैलरी का 15% हो गया। अगर उसने किराए पे नहीं ले रखा है, उसका उसका है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से हो गया, मतलब 7.5%, 10% और 15%। बट ये भी हो सकता है ना, वो होटल भी तो दे सकता है, अगर उसने अकोमोडेशन होटल में दे रखा है तब क्या होगा, हो सकता है ना। हो सकता है। होता है एक्चुअल में, कहाँ होता है, एक्चुअल में जहाँ पर प्रोजेक्ट साइट होती है ना, जहाँ पावर प्लांट होते हैं, तो वहाँ पर पावर प्लांट में क्या होता है कि इतने ज़्यादा, मतलब कि रिहायशी मकान नहीं होते, या होते भी हैं तो वो नहीं मानते, हम तो नहीं देंगे। और वो प्रोजेक्ट होता है 5 ईयर टू 10 ईयर तक का, तो ऐसा भी नहीं है कि कंपनी पहले ज़मीन ले उस पर अपना मकान बनाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो वो सबसे सस्ता फिर, उसके बाद फिर लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि फिर होटल में अकोमोडेशन दे दो बंदों को, तो वो होटल बुक कर लेती है। मान लो उसने 10 कमरे होटल के बुक कर लिए, ठीक है, उसमें बैचलर अकोमोडेशन दे दिया सबको, या फैमिली अकोमोडेशन दे दिया सबको। ठीक है ना, तो ऐसा भी होता है प्रैक्टिकली। उसमें 24% चलता है। तो इसमें क्या है, इसमें 24% और एक्चुअल चार्ज विच एवर इज लेस। ठीक है ना, हमने देखो यहाँ क्या देखा था, अगर वो हाउस दे रहा था तो एक्चुअल चार्ज और 15% उन दोनों में से जो कम हो, ये देखा था, हमने यहाँ देखा था ना, हमने यहाँ देखा था कि अगर उसका हाउस दे रहा है वो, अगर वो हाउस दे रहा है और रेंट पे ले रखा है उसने, मतलब खुद का नहीं है, तो 15% ऑफ सैलरी या फिर एक्चुअल जो भी रेंट है, उन दोनों से जो भी कम है वो टैक्सेबल होना था।
बट होटल के में केस में भी रूल यही है, बस वो 15% को 24% कर दिया। ठीक है, तो 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल चार्ज विच एवर इज लेस, और यहाँ पर था 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लोअर। ठीक है, बस परसेंटेज चेंज हो गया। अब इसमें बस ये है कि अगर 15 डेज तक के लिए ही अकोमोडेशन दिया गया है, ठीक है, अगर 15 दिन तक ही अकोमोडेशन दिया है तो वो चार्जेबल नहीं होगा, मतलब कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा। अब 15 डेज के लिए कहाँ दिया जाता है? कई बार ये होता है ना कि जैसे मान लो मेरा ट्रांसफ़र हो गया, वाराणसी हो गया मेरा ट्रांसफ़र। अब वाराणसी हो गया तो मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, मैं कहाँ रहूँगा? या तो हो सकता है कि मेरा पहले से घर हो वहाँ पर, या मेरी कोई फैमिली मेम्बर हो, या फिर ये हो सकता है कि मेरा कोई फ्रेंड हो। बट मान लिया कि मेरा तो मुझे तो कोई नहीं जानता, तो कंपनी या तो अपना गेस्ट हाउस दे दे, बट कंपनी बोलती है कि नहीं मैं तो गेस्ट हाउस में नहीं दूंगी, तो फिर वो कहाँ रहेगा? तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ गए, रेलवे स्टेशन से उतरा, फिर जाके अपना मकान मालिक से बात कर रहा है भैया रूम रेंट पे रहना है। तो ये ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कंपनी क्या करती है कि उसको ऑप्शन देती है कि आप 15 डेज तक अपना होटल में रह लो। ठीक है, जो भी चार्ज होगा वो कंपनी बोर्न करेगी। अगर 15 डेज के बाद तक अगर रहना है तो या तो कंपनी से अप्रूव करा लो कि कोई जेन्युइन रीज़न है। अगर ऐसा भी नहीं हो पाता है तो फिर जितना भी है वो फिर उसका टैक्सेबल अमाउंट में चला जाएगा। तो 15 डेज तक ही फ्री है, उसके बाद क्या होगा, 24% ऑफ सैलरी और जो एक्चुअल चार्ज है विच एवर इज लेस वो टैक्सेबल हो जाएगा उसका। ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ये देखो, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो होटल अकोमोडेशन है उसमें, इसमें देखो ये हो सकता है कि इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि उसका जो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि जब उसका जब इंटरव्यू हुआ था तो उसी टाइम ही जब उसके टर्म कंडीशन है वो फाइनल हो गया कि आपको मैं होटल में अकोमोडेशन में देना ही देना है। ठीक है, तो उस वाले केस में क्या होगा, टैक्सेबल एज ए जर्नल अकोमोडेशन। तो उसको जो भी जर्नल अकोमोडेशन है यहाँ पर, ये जो जर्नल अकोमोडेशन के जो रूल्स है वो अप्लीकेबल हो जाएंगे। मतलब उसका जो टर्म कंडीशन है वो ऐसा ही था कि आपको होटल में ही दिया जाएगा। ठीक है, आपको एज ए हाउस दिया जाएगा, वो होटल में ही दिया जाएगा जो भी अकोमोडेशन दिया है। तो उसको ये जो नॉर्मल अकोमोडेशन वाले रूल ही अप्लीकेबल होंगे, वो होटल वाले अकोमोडेशन वाले रूल अप्लीकेबल नहीं होंगे, ये वाले सर रूल। है जी, सर यस्टरडे तो नहीं क्लास हुई थी? यस्टरडे आई थिंक नहीं हुई थी। यस्टरडे एक्चुअल में यही क्लास होने वाली थी, ओके। बट जैसे ही 9 o'clock हुआ वैसे ही मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा बच्चे को लेके। ओ। हाँ, कल एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था नहीं इसको। सर, मैं इसलिए इसलिए पूछ रहा हूँ, कभी मेरे को मिस कर दीजिए। नहीं नहीं, कल नहीं हो पाएगा ओके आना ओके कल। ठीक। उसके बाद देखिए, होटल अकोमोडेशन में इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब उसका एम्प्लॉयमेंट ही ऐसा टर्म्स है कि उसको होटल अकोमोडेशन ही देना है, जो भी अकोमोडेशन है होटल में ही देना है। तो वो जो नॉर्मल जनरल अकोमोडेशन वाले रूल है वो अप्लीकेबल होंगे, होटल वाले नहीं होंगे। और इन अदर केस, और नॉर्मल और अदर केस में क्या होगा, अगर उसको ऑफिशियल पर्पज़ के लिए होटल अकोमोडेशन दिया गया है, जैसे कई बार ये होता है ना कि वो टूर पे चला गया कहीं, कंपनी ने भेज दिया कि आप चले जाओ चेन्नई और 1 मंथ के टूर पे जाओ और कंपनी का ये काम करके आओ, तो वो होटल में रह रहा है, तो अपनी जेब से तो देगा नहीं, वो कंपनी देगी उसको। बट वो कंपनी के मतलब पर्सनल यूज के लिए तो था नहीं एम्प्लॉय के, वो तो उसके मतलब कंपनी के यूज के लिए था। तो उसमें वो एग्जाम्प्ट है, उसमें कोई भी टैक्सेबल अमाउंट उसका वो टैक्सेबल नहीं होगा। और अगर नॉर्मल केस में कि अगर पर्सनल यूज़ के लिए अगर उसको दिया गया होटल, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था आपको 15 डेज तक तो टैक्स फ्री है, एग्जाम्प्ट है 15 डेज तक। अगर वो 15 डेज तक अगर बाद रह रहा है तो 24% ऑफ सैलरी और विच एवर इज लोअर, वही रूल अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, इसमें फिर से बताऊँ या कोई डाउट है? और सर ये क्लियर है? ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन का थोड़ा बड़ा रूल था ये। इसमें बस आपको देख लीजिए कि आप या तो ये चार्ट के हिसाब से समझ सकते हैं, ये मैंने चार्ट देखिए इसमें लगाए हैं, होटल का अलग है और नॉर्मल अकोमोडेशन का अलग है। बट पहले आपको ना ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा कि अनफर्निश्ड अकोमोडेशन और फर्निश्ड अकोमोडेशन। ठीक है, फिर अनफर्निश्ड में आपको फिर इसको अलग अलग पार्ट में बांट देना है कि अगर उसको हाउस दिया है या होटल दिया है। अगर हाउस दिया है तो फिर देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है।
ठीक है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो सीधे सीधे लाइसेंस फीस अप्लीकेबल हो जाएगी। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फिर देखना पड़ेगा कि उसका उसका हाउस है या फिर उसने रेंट पे ले रखा है। ठीक है, अगर रेंट पे ले रखा है तो 15% हो गया। अगर खुद का हाउस है तो 7.5%, 10% और 15%। और अगर होटल है तो होटल में आपको बताया था मैंने कि अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो उसका नॉर्मल अकोमोडेशन के हिसाब से होगा, होटल वाला अकोमोडेशन अप्लीकेबल नहीं होगा। और इन अदर केस है तो उसमें देखना पड़ेगा ऑफिशियल पर्पज़ है तो एग्जाम्ट हो गया। अगर ऑफिशियल पर्पज़ नहीं है, पर्सनल यूज़ है, तो 15 डेज तक एग्जाम्ट है। उसके बाद है 24% हो गया। ठीक है। सर एक बात पूछनी थी। हाँ जी। सर जैसे बाहर भेजते हैं टूर वगैरह पे कंपनी, सर जो ट्रैवल अलाउंस मिलता है वो भी ऐड होता है क्या इसमें? नहीं, अगर कंपनी के पर्पज़ के लिए है हाँ हाँ हाँ, हाँ तो कोई भी इसमें ऐड नहीं होगा। ठीक है, नहीं ऐड होगा, ठीक कोई भी ऐड नहीं होगा इसमें। ठीक है, अगर कंपनी के पर्पज़ से अगर उसको कुछ भी अमाउंट अगर मिल रहा है तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। परफेक्ट। जैसे कई बार है ना कि टूर पे जाते हैं बंदे, यस सर। या फिर ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र ग्रांट मिलती है उसको, हम्म। कुछ डिस्टर्बेंस अलाउंस मिल गया, तो वो यस कोई भी सर। टैक्सेबल नहीं होता। ओके। अब एक है सर्वेंट फैसिलिटी। कई बार ही होता ना कि जैसे जीएम एजीएम बड़े लेवल के बंदे होते हैं, उनको एक सर्वेंट और दे दिया जाता है कंपनी की तरफ से। तो सर्वेंट वाले केस में क्या होता है? Sorry, one minute. कोई अब देखिए, अगर सर्वेंट की फैसिलिटी दी है, वो चाहे कंपनी दे रही है या खुद ने अपना हायर कर लिया है, उस वो इरेलीवेंट है। मतलब सर्वेंट अपॉइंटेड बाई, कौन अपॉइंट कर रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे एम्प्लॉय करे या एम्प्लॉयर करे। ठीक है। सर्वेंट सैलरी पेड्स डिपेंड करता है कि वो सैलरी कौन पे कर रहा है। अगर एम्प्लॉय सैलरी पे कर रहा है उसकी, तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट कुछ भी नहीं होगा, नील होगा, क्योंकि वो तो अपने पर्सनल जेब से कर रहा है। तो इसका मतलब कंपनी उसको कुछ दे ही नहीं रही। अगर कंपनी दे ही नहीं रही उसको तो वो क्यों टैक्सेबल में जाएगा? अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है, अगर कंपनी पे कर रही है, तो क्या होगा? एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन द सर्वेंट। मतलब कि सर्वेंट को अगर कंपनी 10,000 रुपीज़ पे कर रही है और स्पेसिफिक वो उसी के यूज़ के लिए है, उसी एम्प्लॉय के लिए यूज़ के लिए है, तो जो भी उसको रेंट मतलब उसकी जो भी कॉस्ट आ रही है, मतलब 10,000 रुपीज़, वो टैक्सेबल हो जाएगी। आप इससे भी समझ सकते हैं कि अगर सर्वेंट फैसिलिटी दिया है कि वो जो भी इंगेज है वो एम्प्लॉय के लिए इंगेज है, स्पेशली एम्प्लॉय के लिए इंगेज है। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन आता है कि नॉट स्पेशली इंगेज फॉर द एम्प्लॉई बट समटाइम्स प्रोवाइड एंड डज पर्सनल वर्क। मतलब कि वो जो एम्प्लॉई के लिए इंगेज नहीं है। कई बार ये होता है कि बीएचएल में जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर आ जाते हैं, ठीक है, उनसे मान लो ऑफिस का यूज़ ले रहे हैं, बट पर्सनल यूज़ भी कई बार कोई ले लेता है कि यार मेरे घर पे चले जाओ और ये सामान दे आओ। तो कभी कभार अगर वो पर्सनल यूज़ है उसका, मतलब स्पेशली वो कंपनी के यूज़ के लिए है, बट कभी कभार अगर वो पर्सनल यूज़ अगर एम्प्लॉय का है तो उसमें नॉट टैक्सेबल, कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा अमाउंट। मतलब सेकंड वाले पार्ट में देखिए कि वो इंगेज हुआ है, किसके लिए इंगेज हुआ है? ये एम्प्लॉय के लिए इंगेज नहीं हुआ है, वो कंपनी के यूज़ के लिए हुआ है। बट पर्सनल वर्क कभी कभार कर देता हो तो उसके लिए कोई भी टैक्सेबल अमाउंट नहीं है, मतलब कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा। बट स्पेशली अगर एम्प्लॉय के लिए इंगेज है वो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? अपॉइंटेड बाई एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस आर बोर्न बाई एम्प्लॉयर। मतलब एम्प्लॉयर अगर उसको अपॉइंट कर रहा है, ठीक है, कंपनी ने अपॉइंट कर दिया और कंपनी उसको पे कर रही है, तो एक्चुअल चार्ज जो भी होगा वो ही टैक्सेबल हो जाएगा। और उसके बाद अगर सेकंड ऑप्शन आता है कि अगर एम्प्लॉय उसको अपॉइंट कर रहा है और एम्प्लॉयर है उसको रिम्बर्स कर रहा है, ठीक है, तो ये दोनों सेम केस है, कोई अलग नहीं है। वही केस है कि जो भी इसका अपॉइंट कर रहा है वो चाहे एम्प्लॉई अपॉइंट करे या एम्प्लॉयर अपॉइंट करे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसमें ये है कि एम्प्लॉयर अपॉइंट कर रहा है, इसमें है कि एम्प्लॉय अपॉइंट कर रहा है। बट मेन चीज़ है कि रिम्बर्स अगर हो रहा है उसको, कंपनी से अगर रिम्बर्स हो रहा है तो वो टैक्सेबल होगा।
वो अगर डायरेक्ट अगर एम्प्लॉयर उसको पे कर रहा है तब भी टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट आता है वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई ऑफ गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाइड बाय एम्प्लॉयर। कंपनी कई बार होती है ना कि फ्री गैस दे देती है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देती है, फ्री वाटर दे देती है, तो उस वाले केस में क्या होता है? वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स। तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स कैसे निकलेगा? अगर प्रोवाइडेड फ्रॉम ओन सोर्स और प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड, अगर कंपनी ने अपने सोर्स से ही प्रोवाइड किया उसको, अपने सोर्स से प्रोवाइड कैसे करेगी वो कंपनी? अगर मान लो उसका गैस पावर प्लांट है या बिजली बनाने वाली कंपनी है तो वो खुद ही जनरेट कर रही है बिजली, ये ठीक है। उसके मान लो वाटर पंप है, सब कुछ है, तो वो अपना वाटर भी खुद ही निकाल लिया। तो प्रोवाइडेड फ्रॉम ओन सोर्स, अगर अपने ओन सोर्स से अगर वो प्रोवाइड कर रही है एम्प्लॉय को, तो क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। और सेकंड क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। तो इसमें क्या होगा? फैसिलिटी इन द नेम ऑफ, वो चाहे एम्प्लॉय के नेम पे फैसिलिटी हो चाहे एम्प्लॉयर के नेम पे फैसिलिटी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो भी आएगी, उसको बनाने की कॉस्ट भी आएगी, वो सारी टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर प्रोवाइडेड फ्रॉम द आउटसाइड, अगर वो बाहर से अगर खरीद के एम्प्लॉय को दे रही है, तो जो भी अमाउंट पे कर रही है, ठीक है, मतलब सप्लायर को जो भी अमाउंट पे कर रही है वो सारा टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद आता है टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, मतलब किसके हैंड पे टैक्सेबल होगा? कि अगर फैसिलिटी इन द नेम ऑफ, अगर एम्प्लॉय के नाम पे अगर फैसिलिटी है तो सभी एम्प्लॉयज़ पे ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। और अगर फैसिलिटी इन द नेम ऑफ की अगर एम्प्लॉयर के नाम पे अगर वो फैसिलिटी दे रहा है तो ओनली स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ पे ही ये टैक्सेबल होगा। अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन से हैं? आप ये देख सकते हैं, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ ये है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ कौन से हैं? कंपनी के जैसे डायरेक्टर, कंपनी के डायरेक्टर हो गए, ठीक है, या कोई ऐसा कोई एम्प्लॉई जिसने मोर देन 20% वोटिंग पावर है उसके पास, इसका मतलब मोर देन 20% उसके पास शेयर्स है, ऐसा बोल सकते हो। या एम्प्लॉई हैविंग सैलरी मोर देन ₹50,000, अगर 50,000 से ज़्यादा सैलरी है उसकी, ठीक है, तो वो भी इसमें स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ में आ जाएगा। चलिए नीचे चलते हैं। सर इस तरह से होता है कि जैसे मान लो सपोज कीजिए कंपनी ने 300 यूनिट माफ की हुई है बिजली, है ना? है जी। तो जैसे कंपनी ने 300 यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी माफ की हुई है ना? तो जितना उसका चार्जेस है वो ऐड होगा इसमें, जितने की हुई है। हाँ वो तो ऐड हो गई, ओके। क्योंकि वो फ्री में दे रही है ना, ओके। फिर ये वाले रूल अप्लीकेबल हो जाएंगे। और क्योंकि नॉर्मली केस में ना कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो बाहर से ही आती है, हाँ, बिजली बोर्ड से आती है। ठीक है, अगर वो खुद बना रही है, इलेक्ट्रिसिटी होगी या गैस होगी, तो बनाने का खर्चा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर वो बाहर से ले रही है तो जो भी अमाउंट पे कर रही है वो टैक्सेबल हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कई बार होता है कि एजुकेशनल फैसिलिटी देती है कंपनी, ठीक है, कंपनी एजुकेशनल फैसिलिटीज भी दे सकती है। ये बताना है कल बताना है, बताइए, कि आपका मिक्स हो जाएगा सब कुछ। कोई डिफिकल्टी नहीं, आप बता दीजिए, आज की दिक्कत नहीं। बताते जाएं, हाँ हाँ। नहीं और लोगों से ही पूछते हैं ना। बताइए आगे बढ़ना है या बस इसी पे ही डिस्कशन करना है? शिवरन जी, लगता है गलती से माइक ऑफ कर दिया उन्होंने। सिमरन जी, कोई बोल ही नहीं रहा। या फिर फर्स्ट वाला रिपीट करना है? सुन आई थिंक एक्सट्रीम करना सर
जैसे आपको ठीक लगे। अच्छा, आगे बढ़े फिर। हाँ सर। नहीं, मैं तो इसलिए बोल रहा था कि आपके पास सब कुछ मिक्स हो जाएगा, इसलिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कई बार होता है ना कि कंपनी की कई बार स्कूल होती है, ठीक है। तो कंपनी की स्कूल है तो एम्प्लॉय क्या करता है कि उसको सैलरी तो कम दे देता है, वो बोल देता है अपने बच्चों को पढ़ा लेना फ्री में। तो ये तो सर हमारे साथ होता था ऐसा। है जी। हमारे साथ ऐसा होता था, जो मेरे पापा का डिपार्टमेंट था बीबीएमबी, उसका अपना स्कूल था। हाँ, तो मतलब ऐसा होता है, तो उसमें यस वे सर। एक्चुअल में तो फैसिलिटी दे ही रही है ना कंपनी, यस सर। वो चाहे कैश में दे या या फिर फैसिलिटी के रूप में दे, तो फीस वो भी बहुत तो वो भी फीस टैक्सेबल होता है। फीस भी बहुत कम थी, 100 थी आई थिंक। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि पहले तो ये देखा जाएगा कि वो बच्चों को पढ़ा रहा है या कोई और मेंबर को पढ़ा रहा है, ठीक है। अगर उसके खुद के बच्चे हैं तो फिर पहले ये देखा जाएगा कि प्रोवाइडेड इन द स्कूल ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, खुद का स्कूल है या फिर किसी और का स्कूल है, ठीक है। अगर खुद का स्कूल है तो कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर स्कूल, तो अगर ऐसी सेम स्कूल अगर कोई दूसरी है उसमें क्या कॉस्ट आती है उसकी। अगर मान लो बीएचएल ही है, बीएचएल की खुद की स्कूल होती है, ठीक है। अगर वो मान लो 100 रुपीज़ में पढ़ा रही है, ठीक है, तो उसमें क्या टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के। तो एम्प्लॉयज़ में ये टैक्सेबल होगा कि अगर सेम स्कूल, सेम इक्वल स्कूल, मान लो डीपीएस है यहाँ पर, तो डीपीएस क्या फीस ले रही होगी मंथली, मंथली मान लो वो 1700 रुपये, 1800 या 2000 रुपये लेती है, तो फिर पर मंथ वो 2000 रुपये उसकी टैक्सेबल हो जाएगी। क्या? हाँ जी। सर मेरे को ये पूछना था, सर आप इसके न्यूमेरिकल कल से कराएंगे हाँ, मैं न्यूमेरिकल कल करा दूंगा। या अभी और थियोरेटिकल पार्ट रहेगा? अभी तो मैं सोच रहा था कि पहले थ्योरेटिकल करा देता, उसके बाद न्यूमेरिकल करा देता। ओके सर। सर ये अप्रोच ज्यादा सही रहेगी, थ्योरी के बाद ही न्यूमेरिकल करने में फायदा। जैसे मैंने हाउस रेंट अलाउंस बताया था तो मैंने उसी टाइम ही उसका न्यूमेरिकल करा दिया था, आपने देखा होगा तो। यस सर। हाँ जी। तो उस टाइम एक्चुअल में वो मेरे पास बना हुआ था पहले, तो न्यूमेरिकल में फिर ऐसा करता हूँ कि न्यूमेरिकल जो मैंने आज जितने भी रूल्स पढ़ाए ना आपको, उसका न्यूमेरिकल करा दूंगा कल आपको मैं। ओके सर। हाँ जी। अब देखिए, चिल्ड्रन अगर पढ़ रहा है और खुद का स्कूल है, तो अगर उस एरिया में कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन, मतलब दूसरे स्कूल में अगर सेम एजुकेशन कितनी कॉस्ट में मिल रही है, ठीक है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट एक एग्जाम्पशन है कि 1000 पर मंथ पर चाइल्ड की एक एग्जाम्पशन है कि अगर मान लो दूसरे स्कूल में 2000 रुपये में अगर वो सेम एजुकेशन मिल रही है डीपीएस जैसे स्कूल में, तो 2000 रुपये उसका टैक्सेबल हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 1000 रुपीज़ पर मंथ, क्योंकि ये एग्जाम्पशन है। और ये एग्जाम्पशन मतलब ये ऐसा नहीं है कि दो बच्चों पर ही है, वो चाहे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, उस पर सब पे है। और अगर प्रोवाइडेड इन एनी अदर स्कूल, अगर दूसरे स्कूल की फैसिलिटी, मतलब खुद का स्कूल नहीं है दूसरे स्कूल में पढ़वा रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ सब एजुकेशन, तो अगर दूसरे स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कॉस्ट दे रहा होगा कंपनी, तो वो कॉस्ट और माइनस 1000 पर मंथ, ठीक है। तो अगर खुद की स्कूल है तो अगर सेम स्कूल अगर दूसरे में होती तो उसकी क्या कॉस्ट आती, और अगर दूसरी स्कूल है तो अगर दूसरी स्कूल में पढ़वा रहा है तो उसका मतलब वो कुछ ना कुछ पे कर रहा होगा उसको, तो उसकी कॉस्ट तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगा 1000 पर मंथ। उसके बाद अगर उसके बच्चे नहीं है, कोई और पढ़ रहा है उसकी फैमिली मेम्बर में, तो कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर स्कूल और कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन कार्ड, इसका मतलब कि 1000 रुपीज़ का एग्जाम्पन नहीं मिलेगा इस वाले केस में। और ये टैक्सेबल किसका होगा, ये टैक्सेबल होगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़, मतलब दोनों स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के ही टैक्सेबल होंगे। इनकी 50,000 तक सैलरी। हाँ, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ मैंने पहले बता दिया था। आप देखिए इसमें चार्ट में देख सकते हैं कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो खुद मेंटेन करता है, मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, तो कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन
इन ए सिमिलर इंस्टीट्यूशन, मतलब सिमिलर इंस्टीट्यूशन में क्या कॉस्ट रहेगी। और उसके बाद सेकंड आता है एन एग्रीमेंट बिटवीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसका मतलब किसी और का इंस्टीट्यूट है तो उस वाले केस में कॉस्ट उसकी क्या है वो आ जाएगी। और इन दोनों के केस में 1000 रुपीज़ है वो एग्जाम्शन मिल जाएगी उसको। और कोई कोई दूसरा केस है, मतलब कि कोई और दूसरा मतलब और कोई अदर केस हो गया तो इसमें अमाउंट एक्सपेंडिचर रिम्बर्स बोर्न बाई एम्प्लॉयर, मतलब जो भी खर्चा एम्प्लॉयर पे आ रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये छोड़ दीजिए। अब देखिए लीव ट्रेवल कंसेशन इसमें भी है, तो ये सेम ही रूल है, वो जो रूल उसमें थे ना, इसमें बस डिटेल में है। जो लीव ट्रेवल अलाउंस में जो रूल थे वो लगभग सेम रूल इसमें ही है, मतलब कि आप अलाउंस के रूप में भी दे सकते हो एज ए फैसिलिटी के रूप में भी दे सकते हो। फिर नेक्स्ट ये हम कल करेंगे, मतलब कि कल हम प्रैक्टिकल कर लेंगे उसके बाद परसों करेंगे इसका मतलब। ओके। उसके बाद परसों क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम लोन, अगर लोन अगर उसको फ्री इंटरेस्ट का दे रहा है, कम इंटरेस्ट का दे रहा है, उस वाले केस में क्या होगा। उसके बाद वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल असेट्स, कोई अगर मूवेबल असेट्स अगर दे रहा है तो उस वाले केस में क्या होगा, जैसे लैपटॉप दे दिया, कंप्यूटर दे दिया। उसके बाद वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल असेट्स सोल्ड, कि मूवेबल असेट्स अगर उसको सोल्ड कर दिया है तब क्या होगा। और उसके बाद आएगा वैल्यू ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, और मेडिकल फैसिलिटीज़ के बाद आएगा वैल्यू ऑफ मोटर कार। मोटर कार के बाद हमारे पास फिर अदर्स आ गया, जैसे गिफ्ट वाउचर, टोकन, ये सारे। ठीक है, उसके बाद ये तो रिटायरमेंट बेनिफिट है। तो कल हम प्रैक्टिकल करेंगे, किसका करेंगे प्रैक्टिकल। एक तो हमारा जो सबसे बड़ा टॉपिक है आज का, रेंट फ्री अकोमोडेशन का, ये हमारा मेन टॉपिक है। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन का हम प्रैक्टिकल करेंगे, साथ में होटल अकोमोडेशन का भी हो गया, ये होटल अकोमोडेशन का है। उसके बाद कुछ छोटे टॉपिक है कि डोमेस्टिक सर्वेंट दिया है तब क्या होगा। ठीक है, उसको फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई की है तब क्या होगा। और एजुकेशन फैसिलिटी दी है तब क्या होगा। अब बताइए इसमें कोई डाउट हो तो। नोट्स शेयर कर देना बस, मैं देखूंगा। हाँ, मैं नोट शेयर कर दूंगा आपको। और सब क्लियर है। और आपका फीवर ठीक है मनी जी। यस सर, आई एम ओके। उसने ठीक है। टेम्परेरी हुआ था एक दिन के लिए। अच्छा अच्छा, चलिए फिर एंड करते हैं आज का। हाँ यस। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। और आपकी बेटी की तबीयत ठीक है अब? बेटे की तबीयत अभी इतनी ठीक नहीं है, अभी भी मतलब कि हॉस्पिटल में गए थे और वहाँ पर एडमिट भी किया था उन्होंने, ड्रिप भी चढ़ी थी उसके। सर क्या हुआ फीवर? अभी वॉमिटिंग हो ही रही है उसको, पता नहीं क्यों। तो फीवर है क्या है? फीवर भी है, वॉमिटिंग भी है, और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा है। वो एक्चुअल में स्कूल में गए थे तो स्कूल में क्या किया, उनको कुछ स्पोर्ट्स वगैरह करवाया, तो वहाँ पर वो बीमार हो गई और उन्होंने फिर फ़ोन भी नहीं किया, फिर वो ऐसे ही वहाँ पर वो बैठे रहे। कौन सा स्कूल है सर ये? वही डीपीएस ही है। बॉडी। कई बार पहले तो कर देते थे, पता नहीं क्यों, पहले तो अगर बच्चे बीमार होते थे ना तो वो फ़ोन कर देते थे, हम ले आते थे। इस बार पता नहीं क्यों नहीं किया। यहाँ के टीचर का ट्रैक रिकॉर्ड सर इतना अच्छा नहीं है, गुड्डे गुड्डे ज्यादा पढ़ते हो वहाँ पे। एक्चुअल में एक ही क्लास में अगर 50-60 बच्चे होंगे तो स्टूडेंट मतलब कि टीचर एक ही है, तो कैसे कैसे संभालेंगे, वो मैनेजमेंट मैनेजमेंट ठीक नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, और आई विश हर अ स्पीडी रिकवरी। चलिए हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगी। ओके, थैंक यू, बाय। यस। ओके।